चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ने वन डे वन जीनोम पहल की शुरुआत की। तो इस पहल का उद्देश्य देश में पूर्ण रूप से व्याख्या किए गए जीवाणुविक जीनोम को जन सामान्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है। साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं एवं समुदाय के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा को सुलभ बनाना भी इसका उद्देश्य है। जानते हैं जीनोम और जीनोम अनुक्रमण के विषय में। तो जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए संकेतकों का संपूर्ण सेट होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए शामिल होते हैं। इसमें जीव की संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी होती है। जीनोम विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रमों से बना होता है। अब देखते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए वह अणु है जो किसी जीव के समस्त जैविक कार्यों को निर्देशित करने के लिए आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध किए रहता है। डीएनए में विशेष रासायनिक कोड होते हैं। एक कोड डीएनए के 4 क्षार बेस एडेनिन ए, साइटोनिन सी, गुआनिन जी और थाइमिन टी के क्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। वास्तव में ये क्षार विशिष्ट युग्म बनाते हैं। जीनोमिक अनुक्रमण की बात करें तो जीनोम अनुक्रमण से आशय जीनोम में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम का पता लगाना है। इसका अर्थ है एएस, सीएस, जीएस और टीएस के क्रम का पता लगाना है। जीनोम अनुक्रमण के अनुप्रयोग देखते हैं। तो रोग का पता लगाना, दुर्लभ विकारों का पता लगाना, विकारों के लक्षण पहले ही निर्धारित करना आदि। उदाहरण के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसीमिया। देखते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। तो इसमें किसी व्यक्ति के जीनोम अनुक्रमण से प्राप्त जानकारी के आधार पर दवाओं की प्रभावशीलता और उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन करना शामिल है। मेटाजेनोमिक अनुक्रमण, तो ये सीधे पर्यावरण या प्रयोगशाला से नमूनों का उपयोग करके सूक्ष्म जीव समुदायों की आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण करने की एक विधि है। इससे प्रजातियों की त्वरित पहचान और पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण संभव हो पाता है। कृषि, विविध फसली पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और सूखा सहनशीलता के लिए आनुवंशिक मार्करों की पहचान की जा सकती है। फसली पादपों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। साथ ही फसलों में होस्ट व रोगजनकों के बीच संबंधों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक अनुक्रमण। यह उन्नत जैव ईंधन विकास, नवीन नैदानिक उपकरणों, बेहतर टीकों और परिष्कृत पर्यावरणीय स्वच्छता तकनीकों को सक्षम बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो पर्यावरण ये जैव रासायनिक चक्रों, मृदा के निर्माण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और हवा में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। मानव शरीर, ये हमारे पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। घरेलू उत्पाद, तो फ्लेवर्स खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के विकास में उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग खाद्य किण्वन में किया जाता है। औद्योगिक उपयोग की बात करें तो बेकर्स यीस्ट का उपयोग अनाज और फलों से ब्रेड एवं बियर जैसे पेय पदार्थों के लिए किया जाता है। अन्य है ईस्ट द्वारा जैव ईंधन उत्पादन और सीवेज उपचार आदि। ठीक है, ये बात की हमने सूक्ष्म जीवों के महत्व के विषय में। अब बात करते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर चौथे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जेधा प्रतिबद्धताएं अपनाई गई हैं। तो यह वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से एएमआर से निपटने के लिए वैश्विक कार्यवाही हेतु एक व्यापक फ्रेमवर्क है। इन प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य एएमआर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के राजनीतिक घोषणा पत्र को व्यवहारिक कार्यवाही में परिवर्तित करना है। एएमआर तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव उन दवाओं के प्रभाव से बचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं जो उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं जेधा प्रतिबद्धताओं की मुख्य विशेषताएं। तो ये कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी प्रकृति की हैं। वन हेल्थ एएमआर लर्निंग हब, एएमआर पर बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वन हेल्थ अप्रोच एक इंटीग्रेटेड व यूनिफाइड दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य लोगों, जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करना है। 2025 तक एएमआर के खिलाफ कार्यवाही पर साक्ष्य हेतु स्वतंत्र पैनल, तो इसे वर्तमान में जारी प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए डिजाइन किया गया। राष्ट्रीय एएमआर समन्वय तंत्र, तो यह राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के सतत वित्त पोषण को, निगरानी को लागू एवं सुनिश्चित करेगा। ये ग्लास एएमआर, एएमसी, एएनआई, एमयूएसई और इन्फार्म जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वैश्विक डेटा साझाकरण को बढ़ावा देंगी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना, तो रोगाणुरोधी दवाओं का विवेकपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। चतुर्पक्षीय संगठनों का समर्थन करती हैं।
यह समर्थन AMR पर UNGA राजनीतिक घोषणा पत्र के 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं AMR से निपटने के लिए शुरू की गई पहले। तो वैश्विक पहलों की बात करें तो वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली, रिएक्ट एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर कार्यवाही और रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना आदि। देखते हैं भारतीय पहले। तो राष्ट्रीय AMR नियंत्रण कार्यक्रम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, रेड लाइन अभियान और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय AMR निगरानी नेटवर्क। ठीक है, ये बात की हमने AMR से निपटने के लिए शुरू की गई पहलों के विषय में। अब बात करते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण डेटा के अनुसार पिछले 6 वर्षों में महिला रोजगार संकेतकों में सुधार हुआ है। तो PLFS केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2017-18 से आयोजित कर रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में रोजगार और बेरोजगारी के मुख्य संकेतकों का अनुमान लगाना है। देखते हैं महिला श्रम बल भागीदारी के मुख्य ट्रेंड। तो वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2023-24 के बीच महिला रोजगार के कई संकेतकों में वृद्धि दर्ज की गई है। महिला कर्मी जनसंख्या अनुपात यानी WPR 2017-18 के 22% से 2 गुना होकर 2023-24 में 40% हो गया है। महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2017-18 से 2023-24 के बीच लगभग 30% से बढ़कर लगभग 41% हो गई है। महिलाओं में बेरोजगारी दर 2017-18 में लगभग 5.6% थी, जो घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर में 2017-18 और 2023-24 के बीच 30% अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह 2017-18 के लगभग 25% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 48% हो गई है। महिला कार्यबल में स्नातकोत्तर और उससे उच्चतर डिग्रीधारी शिक्षित महिलाओं का अनुपात 2017-18 के 35% से बढ़कर 2023-24 में 40% हो गया है। स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं की आय में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। अब जानते हैं महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने में चुनौतियां। तो सामाजिक चुनौतियां की बात करें तो महिलाओं पर बच्चों की देखभाल या अन्य रोजगार के बारे में नहीं सोच पाती है या बीच में रोजगार छोड़ देती है। आर्थिक चुनौतियां, तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम है, साथ ही महिलाओं के रोजगार से घरेलू आय पर प्रभाव पड़ने को लेकर भी एक राय नहीं है। शिक्षा, महिलाओं को उच्चतर शिक्षा जारी रखने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्य चुनौतियां देखते हैं तो महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल अवसंरचनाओं की कमी है। अधिकतर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं जहां रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं है और कार्यस्थल पर देखभाल और सहायता सुविधाओं की भी कमी है। ठीक है, महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें। तो कानूनी पहलों की बात करें तो मातृत्व हित लाभ संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत समान प्रकृति के रोजगार में लैंगिक भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है आदि। और मुख्य योजनाएं हैं कौशल भारत मिशन, स्टैंड अप इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी पहले शुरू की गई हैं। अब जानते हैं PLFS में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतक। तो कामगार जनसंख्या अनुपात, इसे कुल आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। श्रम बल भागीदारी दर, तो यह कुल जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति भी शामिल हैं। बेरोजगारी दर, यह कुल श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। ठीक है, ये बात की हमने PLFS में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों के विषय में। अब बात करते हैं COP29 में भारत ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन में जलवायु न्याय अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन पर पक्षकारों का 29वां सम्मेलन यानी COP29 आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन के दूसरे वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत ने वैश्विक जलवायु न्याय और न्यायोचित जलवायु कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर दिया है। जस्ट ट्रांजिशन के विषय में देखते हैं तो यह अवधारणा सुनिश्चित करती है कि कम कार्बन उत्सर्जन या पर्यावरणीय रूप से संधारणीय अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा में प्रगति के दौरान कोई भी पीछे न छूट जाए या किसी को जानबूझकर पीछे न कर दिया जाए। जस्ट ट्रांजिशन की आवश्यकता क्यों है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से ग्लोबल वार्मिंग को सीमित किया जा सकता है। वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों और पंचामृत संकल्प को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से जीवाश्म ईंधन की आयात पर निर्भरता कम होगी।
ठीक है, अब इसी के साथ देखते हैं जस्ट ट्रांजिशन के समक्ष चुनौतियाँ। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की लागत के निर्धारण में समस्या, यानी स्वच्छ ऊर्जा को न्यायपूर्ण तरीके से अपनाने की लागत का अनुमान लगाने हेतु वैश्विक स्तर पर कोई पिछला अनुभव या उदाहरण मौजूद नहीं है। बौद्धिक संपदा से जुड़ी चिंताएं, तो अधिकतर हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर विकसित देशों की कंपनियों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त है। साथ ही इस वजह से विकासशील देशों को उन प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है नैतिकता से जुड़ी दुविधाएं। तो ये दुविधाएं समानता व उत्तरदायित्व, पर्यावरण न्याय, आर्थिक न्याय आदि से संबंधित है। अन्य चुनौतियों की बात करें तो देश के भीतर वित्तीय संसाधन के स्रोत कम है और अधिक आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे की राह देखते हैं। तो विकसित देशों से विकासशील देशों में प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को आसान बनाया जाना चाहिए। विकसित देशों से न्यायपूर्ण तरीके से जलवायु लोक वित्त पोषण प्राप्त होना चाहिए और जलवायु कार्यवाही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। जस्ट ट्रांजिशन की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय जस्ट ट्रांजिशन संस्था की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार देखते हैं भारत में जस्ट ट्रांजिशन के लिए शुरू की गई कौन सी पहलें हैं। तो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना, इसका उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए अनुकूल व्यवस्था बनाना है। कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई। कोयला उपकर से संग्रहित राशि इस निधि में जमा की जाती है। इस निधि से स्वच्छ ऊर्जा उपक्रमों को फंड दिए जाते हैं। और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट शुरू किया गया। इसका उद्देश्य एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, अब देखते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। अन्य 3 टाइगर रिजर्व है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानक मार टाइगर रिजर्व। राज्य सरकार एनटीसीए की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करती है। यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है और मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है के बाद तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। एक टाइगर रिजर्व में शामिल होते हैं कोर क्रिटिकल क्षेत्र, यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना इन्हें अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक है। बफर परिधीय क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के इस हैबिटेट क्षेत्र में कम सुरक्षा वाले उपायों की जरूरत पड़ती है। यह मानव वन्यजीव से अस्तित्व को बढ़ावा देता है। यह ग्राम सभा के माध्यम से निर्धारित स्थानीय लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, बात करते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अवस्थिति एवं भू परिदृश्य के विषय में। तो भूगोल की बात करें यहाँ के, तो यह छोटा नागपुर पठार और आंशिक रूप से बघेलखंड पठार पर स्थित है। जीव है यहाँ के तेंदुआ, लक्कड़बग्गा, सियार, भेड़िया, भालू। नदियां हैं हसदेव, गोपद, बरंगा आदि। संरक्षण के लिए लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 31 में परिकल्पित है। टाइगर रिजर्व संजय दुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है से सटा हुआ है। साथ ही बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप दृष्टिकोण के विषय में। तो इसमें बाघों की व्यवहारिक आबादी को आश्रय देने के लिए संरक्षित क्षेत्रों को गलियारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई आबादी के नेटवर्क के रूप में देखा जाता है। परस्पर जुड़ी आबादी को मेटा आबादी कहा जाता है। इसके महत्व की बात करें तो अलग अलग पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी, जीन प्रवाह, अंतः प्रजनन अवसाद को कम करना, स्थानांतरण से बचाना आदि। ठीक है, बात की हमने टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप दृष्टिकोण के विषय में। अब बात करते हैं रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने तटीय सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका की समीक्षा की। तो भारतीय तटरक्षक बल ने देश की तटीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी परिचालन संबंधी क्षमताओं, रणनीतिक पहलों और तैयारियों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। तटीय सुरक्षा से संबंधित चिंताएं, तो आतंकवादियों की समुद्री मार्ग से घुसपैठ, संभावित समुद्र आधारित आतंकवादी हमले को रोकना, उदाहरण के लिए 2008 में मुंबई हमले, समुद्री मार्ग से होने वाली तस्करी से जुड़े जोखिम, तो स्वर्ण विलासिता की वस्तु और नशीली दवाओं की तस्करी एवं अवैध व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक व एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुभेद्य अवस्थिति,
तटरेखा के साथ लगे हुए कई विशेष आर्थिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण तेल और गैस अवसंरचनाओं की मौजूदगी, देश के 90% समुद्री व्यापार को संभालने वाले 13 महापतन आदि। ठीक है, और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने का खतरा, तो नौसेना कमांड तारापुर, कुंडनकुलम व कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र आदि। अन्य चुनौतियां देखते हैं तो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपस में बेहतर समन्वय का अभाव, अवैध मत्स्यन, समुद्री प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्यता। अब देखते हैं तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम। तो समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय समिति, यह समुद्री एवं तटीय सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। बेहतर निगरानी के लिए राष्ट्रीय कमांड, नियंत्रण, संचार और आसूचना, मरीन डोमेन अवेयरनेस यानी रडार, सेंसर, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आदि के साथ तटीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से एमडीए का विस्तार किया गया है। प्रक्रियात्मक पहले देखते हैं तो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास पहल, सी विजिल अभ्यास, तटीय सुरक्षा योजना आदि। अब जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के विषय में। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो विधान तटरक्षक अधिनियम 1978, उद्देश्य है भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा की रक्षा करना और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कार्य है इसमें अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, मछुआरों की सहायता, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण को रोकना, तस्करी रोधी अभियानों में सहायता प्रदान करना और समुद्री कानूनों को लागू करना शामिल है। मंत्रालय इसका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी आज की महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।